हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम संविधान के एक विषय को लेकर के शुरू कर रहे हैं। समय न वेस्ट करते हुए सीधा मुद्दे की बात करेंगे। आज हमने पहला टॉपिक चुना है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कैसे अपने इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। उसी प्लान के अकॉर्डिंग हमने पहला जो टॉपिक यहाँ पर चूज किया है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को हमने यहाँ पर लिया है। देखिए, राष्ट्रपति लेने का मेरा कारण ये था कि सबसे पहली चीज तो राष्ट्रपति देश का पहला व्यक्ति होता है। दूसरा, अगर व्यक्तिगत आधार पर देखें तो पूरे संविधान में सबसे ज्यादा अगर वर्णन किसी व्यक्ति का किया गया है तो राष्ट्रपति का है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस भी इससे आते ही हैं, वो किसी भी एग्जाम में हो। तो मैंने सोचा पहले इसी को कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो अब इसका बारे में जब हमने यहाँ पे शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना हम पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं इसी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का क्योंकि टॉपिक है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग नए होंगे, तो जब वो हम यहाँ पर बात करेंगे अनुच्छेद का, जब हम बात करेंगे भाग का, पार्ट्स का, तो कई लोगों के मन में हो सकता है कि ये क्या है। तो हम बेसिक पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ही सारी चीजों को समझ के फिर राष्ट्रपति का हम प्रक्रिया चालू करेंगे। ठीक है, देखिए पहली चीज तो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं संविधान की, तो संविधान क्या है, ये क्वेश्चन तो ये बन जाता है पहला। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? संविधान कुछ नहीं है सर। बेसिक अगर बात करें तो देश को चलाने के लिए जो नियमों की जरूरत होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, उनको एक लिखित पुस्तक में कलेक्शन करके रख दिया गया है, उसको हम संविधान बोलते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रूल्स एंड रेगुलेशन, इज नथिंग मोर देन। किसी तरह से अगर हम इसको सिंपल तरीके से और व्यवस्थित करें तो सर एक ऐसा दस्तावेज जिसमें क्या है, वह प्रक्रिया है जिससे देश चलाया जाता है। अब इसको क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि किताब की तरह ही है, तो क्योंकि जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जैसे हमने देखा हमारी बुक होती थी बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो बुक में क्या होता है, पहले चैप्टर होते थे, फिर उनमें चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होते थे, इसी तरह हमारा क्लासिफिकेशन होता था। तो सेम हमारी यहां भी प्रक्रिया है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो जो कुछ भी संविधान में लिखा होगा वो किसमें होगा सर? 3 चीजों के अंतर्गत होता है। या तो वो अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, जब हम किसी चीज की बात करेंगे इसका वर्णन, तो अनुच्छेद आ जाएगा, तो सर आर्टिकल जिसे बोलते हैं सर। दूसरा कंडीशन यहां पे हमारी क्या है आपकी, वो भाग आ जाता है, भाग के रूप में, पार्ट्स जिसे बोलेंगे हम। और तीसरा क्या है सर? अनुसूची। इन्हीं तीनों चीजों में हमारा पूरा संविधान वर्णित किया गया है। मूलतः अगर हम इसी में और देखें तो जब संविधान निर्माण किया गया तो सर निर्माण के दौरान 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और आपके 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 शेड्यूल। इस अनुसूची को बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है, भाग को बोलते हैं पार्ट इंग्लिश में, और अनुच्छेद को बोलते हैं सर जी आर्टिकल। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। लेकिन ये क्या है सर? ये क्या था? मूलतः फंडामेंटल था। ठीक है, फंडामेंटल। लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुकी है सर। अभी क्या है ना, हमने संशोधन कर करके बहुत सारी चीजें ऐड कर दी हैं, और ऐड करने के बाद अब वर्तमान में अगर हम देखें तो यहां पर प्रेजेंट टाइम में 450 से ज्यादा क्या हो चुके हैं सर? अनुच्छेद हो चुके हैं। कहीं आप एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा 465 से ज्यादा। ठीक है, तो 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। दूसरी कंडीशन, भाग कितने हो चुके हैं? संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, 25। और अनुसूचियां कितनी हैं? प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची जो 9वीं ऐड की गई थी वो 1951 में ऐड की गई थी। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था। और जो 11वीं 12वीं ऐड की गई है वो आपकी ऐड की गई है 1992 में, 1992 में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो अब क्योंकि इतना बेसिक ये क्लियर हो गया कि सर इसमें पूरा वर्णन मिलेगा, अब हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं और हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो जरा सर राष्ट्रपति को हम क्या क्या पढ़ने की जरूरत होती है, राष्ट्रपति में जो लोग न्यू फ्रेशर्स होंगे उनको दिक्कत होगी, तो हम जरा सा एक बार राष्ट्रपति का खाका तैयार कर लेते हैं कि सर राष्ट्रपति में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में अगर हम देखें सर, तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं बेसिकली तौर पे यहां पर, तो प्रेसिडेंट के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे यहां पर पूरा, और एक एक चीज लेके चलेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं यहां पे हम, ये आप याद रखिएगा, सब कुछ लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज तो हमें राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उनको देखेंगे। दूसरी, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है सर? क्वालिफिकेशंस क्या है सर? योग्यताएं, उनको हम देखेंगे आपका। अच्छा,
फिर हमें पता होना चाहिए सर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है ये भी तो पता होना चाहिए यार। बहुत सिंपल सा आइडिया है। तो जब हम यहाँ पे क्या तीसरा देख रहे होंगे सर कि राष्ट्रपति के लिए पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा होगा, भाग लेने वाले पार्टिसिपेट कौन कौन होंगे सर, किसको किसको मौका मिलेगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा होगा वो होगा जिसे हम निर्वाचक मंडल बोलेंगे कि सर हमारा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। अच्छा, अब चुनाव हो चुका है, भाग ले चुके हैं सर, तो यहां पर अगली कंडीशन ये आती है कि सर राष्ट्रपति एक बार अगर कोई बन जाएगा और वो गलत तरीके से काम करेगा तो हटाना भी तो पड़ेगा हमें, और हटाने के लिए जो प्रक्रिया होगी डिस्क्वालिफिकेशन, उसे कैसे हटाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं महाभियोग, वो पढ़ लेंगे सर। अच्छा सर राष्ट्रपति के बारे में जब ये पढ़ लेंगे हम महाभियोग, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है सर, पावर। तो अगला जो हमारा मुद्दा निकल के आएगा वो राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर, क्या क्या ताकत है, वो बहुत बड़ी बड़ी ताकत है। इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं उसके पास, किस प्रकार की लागू कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके पास वीटो पावर कौन कौन सी होती है, इसके बारे में भी देखेंगे हम यहाँ पर, पूरा इसको लेते हुए चलेंगे। फिर इसके साथ साथ में और भी चीजें होती हैं तो उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें वो फैक्ट में पूरा का पूरा हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। तो ये तो मोटा मोटा खाका हुआ आपका कि राष्ट्रपति के बारे में हमें पढ़ना क्या है इस टॉपिक में। अच्छा, दूसरा, अब जब हम शुरुआत कर रहे होंगे राष्ट्रपति के बारे में तो एक मोटा मोटा आइडिया ये होना चाहिए कि सर संविधान में इसका वर्णन कहाँ है, कहाँ पे इसका वर्णन मिलता है सर, एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलता है, कहाँ से हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वही अब हम शुरू करने यहां से जा रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक आपको आवाज भी क्लियर साफ समझ में आ रही होगी और टॉपिक की स्टार्टिंग कर दिया है मैंने, तो अब ये बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल क्लियर होकर के। तो अब ये नहीं कह सकते कि क्या है मजा नहीं आ रही, टॉपिक को एक बार आप पूरा अच्छे से देखिए यार। और अगर आप इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो तो यार मजा आएगी। 3 घंटे की पूरी मूवी निपटा देते हो एक साथ में, मिर्जापुर की सीरीज पूरी एक साथ में पूरे का पूरे 10 पार्ट आपने निपटा दिए, उसमें आपको बोरिंग नहीं महसूस हुई। थोड़ा सा पेशेंस लेवल बनाओ, इंटर जनरेट करो। पहले पार्ट उसने इंटर जनरेट कर दिया, दूसरा पार्ट पहली रात को निपटा दिया आपने। तो अब मुद्दे की बात आते हैं सर, राष्ट्रपति। अगर हम बात करें राष्ट्रपति का सर, तो प्रेसिडेंट जो है, पहले इससे पहले हमें समझना होगा संघ कार्यपालिका, यूनियन आपका एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यपालिका है सर। अब थोड़ा सा पेशेंस लेवल बना के आप समझते जाइएगा और प्रयास ये करिएगा कि आप नोट करते चलो कॉपी में, क्योंकि आप जब तक नोट नहीं करते हो ना तब तक समझ में नहीं आता यार। नोट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है यार। नोट करोगे आपकी 2 चीजें काम कर रही है सर, राइटिंग स्किल की वजह से आपकी छपता जाता है सर। आप टाइपिंग तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप टाइप नहीं करोगे। सेम कंडीशन यहां भी लागू होती है यार, नॉर्मल सेंस से समझते चलो। कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। अब इसका जो वर्णन है सर कार्यपालिका का, ये हमारे संविधान के भाग 5 में मिलता है सर, भाग 5 में है। क्यों हम बात कर रहे हैं आपको कुछ समझ में आ जाएगा, बस देखते चलिए। भाग 5 में हमारा संघ कार्यपालिका के बारे में बात करता है, राज्य कार्यपालिका भाग 6 में है। और भाग क्या थे हमने भी देखा, 22 मूलतः थे और 25 वर्तमान में। अच्छा, किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक हमारा संघ कार्यपालिका की बात की गई है सर? तो सर अनुच्छेद जो है इसका वर्णन हमारे संविधान में सर अनुच्छेद 52 से लेकर के 52 से लेकर के 78 तक हमारा पूरा का पूरा संघ कार्यपालिका का है। अच्छा, कौन है इसमें सर? अनुच्छेद 52 से लेकर किस किसका वर्णन किया गया है? तो सर ये जो भाग 5 जो था, पार्ट 5 जो था, इस पे आपका राष्ट्रपति का वर्णन पूरा दिया गया है। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। और किसका दिया गया सर? उपराष्ट्रपति। सर यहां भी इनका वर्णन मिलेगा सर। ये सब किस में आता है सर? पार्ट 5 में है सर, 52 से 78 तक आर्टिकल में। उपराष्ट्रपति 63 से शुरू होता है, राष्ट्रपति 52 शुरू होता है। एक एक समझेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। और एक चीज याद रखिएगा, अनुच्छेद आपको रटने नहीं पड़ेंगे और ट्रिक के चक्कर में पढ़ना नहीं। जितना टाइम ट्रिक याद करने में लगाते हो उतने टाइम में तो तुमको अनुच्छेद याद हो जाएंगे। और देखना कैसे याद होते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री, इसका कार्ड कहां है सर? सर सेंटर में तो बैठता प्रधानमंत्री, संघ कार्यपालिका में। अच्छा, और क्या है सर? मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बारे में भी सर आपका क्या है सर? आपका संघ कार्यपालिका में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, आपने जिसका नाम सुना, न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। सर इसका भी एक्सप्लेनेशन आपके संविधान में संघ कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। तो ये तो हमारे संघ कार्यपालिका के अंतर्गत थे। अब क्योंकि हमने इसमें चुना है टॉपिक राष्ट्रपति, तो अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। बेसिकली किस पार्ट में, अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रपति का वर्णन किस पार्ट में, क्वेश्चन बन गया पार्ट 5, सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, संघ कार्यपालिका का हिस्सा में आता है। तो ये तो हमारा प्रोसेस बेसिकली था। अब हम इसी के आगे चलते हैं सर राष्ट्रपति के बारे में।
ठीक है। डस्टर लेना पड़ेगा, डस्टर ले लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा, चीजों को इरेज करना आसान। अच्छा डस्टर लाए तो थे लेकिन काम नहीं कर रहा बोर्ड में, मार्केट में जानते हो अलग अलग टाइप के होते हैं। चलिए ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं मुद्दे की राष्ट्रपति। अब शुरू हो चुका है भाई साहब आपका राष्ट्रपति, और ध्यान से चलिएगा। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में पूरी हम यहां पे डिस्कस करते हुए चलेंगे सर। अच्छा चलिए, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है भैया? सर राष्ट्रपति का जो वर्णन है, राष्ट्र, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा सर। प्रेसिडेंट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा सर। इसका वर्णन कहां है सर? आर्टिकल, मैंने बोला था ना अनुच्छेद, अनुच्छेद को आर्टिकल 52 में सर दिया गया है सर। और यही तो शुरू हो रहा था राष्ट्रपति, जब देखा था 52 से 78 तक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में इसका मेंशन किया गया है। अच्छा दूसरी कंडीशन, भारत का राष्ट्रपति होगा, लेकिन ये भारत का राष्ट्रपति कौन है? ये देश का प्रथम व्यक्ति माना जाएगा। हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में भी आता है, तो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। ये कौन है? ये भारत का प्रथम व्यक्ति है, भारत का प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, प्रथम व्यक्ति में आपका है भारत का प्रथम व्यक्ति। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है सर? राष्ट्रपति होता है सर। अच्छा दूसरी कंडीशन सर, और क्या है सर? राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है। ये सब क्वेश्चन है सर। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, संवैधानिक प्रमुख प्रेसिडेंट है सर। अच्छा दूसरी कंडीशन, हेड ऑफ द स्टेट भी से कहा जाता है, देश का प्रमुख। वो तो सिंपल सी बात, संवैधानिक प्रमुख है तो सर देश का प्रमुख भी तो होगा। ये देश का प्रमुख कौन है सर? देश का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति है सर, देश प्रमुख होता है। तो इतने तो सीधा सीधा फैक्ट हो रहे हैं सर जी। अभी मैंने क्या बोला? सीधा सीधा फैक्ट है। अभी सब पे डिटेलिंग में चलेंगे, अभी मत सोचो कि तो ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं। एवरीथिंग अब यहां तक ले लेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे, उन सब के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गया। अच्छा इसके साथ ही साथ आप लोग जानते हैं सर कि राष्ट्रपति जो है सर, राष्ट्रपति ना सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। आर्मी हो, नेवी हो या आपका एयरफोर्स हो, इन तीनों के जो हेड होते हैं ना, उन तीनों के हेड का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। अभी तो क्या कर दिया गया ना, एक आपके सीडीएस प्रमुख बना दिए गए, लेकिन बिपिन रावत, उनके भी हेड, जो तीनों सेनाओं के हेड का जो हेड होगा, उन सभी का जो प्रमुख होगा, सभी सेनाओं जो होंगी वो राष्ट्रपति के अंडर में होंगी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सभी सेनाओं का प्रमुख या कमांडर राष्ट्रपति होता है। अच्छा ये तो सबको पता था यार, लेकिन इसका वर्णन कहां पे है? कहां पर इसका वर्णन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका जो वर्णन है ना साहब, वो दिया गया है आर्टिकल 53 के पार्ट 2 में, यानी कि आर्टिकल 53 क्लॉज 2 में सर ये बताया गया कि सर जो देश का प्रमुख राष्ट्रपति है ना, वो सभी सेनाओं का क्या होगा सर? कमांडर होगा। बहुत अच्छी लाइन बोली इसने। अच्छा अब इसके बाद हमें यह भी समझना है नेक्स्ट प्रक्रिया कि सर राष्ट्रपति के बारे में ये फैक्ट हो गए। अच्छा राष्ट्रपति का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहेगा सर, चुनाव क्वालिफिकेशन क्या होंगी सर? योग्यताएं क्या होंगी? तो पहला जो प्रश्न उठता है राष्ट्रपति के बारे में कि योग्यताएं क्या क्या है, क्वालिफिकेशन, क्या हम भी लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव? क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसी क्या कंडीशंस होंगी? तो अगला जो टॉपिक बनता है सर, वो राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन हमें समझना चाहिए कि सर राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे अब जरा देख लेते हैं राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस, और समझते चलिए आराम से। मैं इतना भी बहुत गहरा नहीं लेता चल रहा हूं कि आपको जो चीजें समझ में ना आए। और आप लोग जानते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति कौन? भैया इतना तो पता ही हो, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे ये पता होना चाहिए। ये सब तो पता ही होना चाहिए ना, काइंड ऑफ नॉलेज। जी इसे जी के बोलते हैं। जीएस जनरल स्टडी है और जी के जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट, बिल्कुल है, जनरल नॉलेज अलग होती है। हम जीएस पढ़ रहे हैं इसलिए हम बिल्कुल फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे अंदर की। ठीक है, दोनों में अंतर है बेसिक। अब आता है क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति की योग्यताएं। अगला जो टॉपिक है हमारा
सर राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जब हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्या क्या योग्यता होंगी, जरा इसको समझते हैं। पहली योग्यता, बहुत बड़ी योग्यता है साहब, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो जरूरी ही है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। भारत का नागरिक हो, ये पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, द सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए सर। अच्छा चलो, हम भी तो भारत के नागरिक हैं, हम भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या लगी है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो न्यूनतम एज है, मिनिमम एज शुड बी 35 ईयर्स। न्यूनतम एज है, न्यूनतम आयु, सर न्यूनतम आयु जो है वो सर आपकी कितनी निर्धारित की गई है? न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए सर, ये बता दिया गया सर, 35 वर्ष हो। भैया हम तो 35 वर्ष है नहीं, आप भी शायद नहीं हो, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, और जब गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप 35 के तो अभी नहीं होंगे। हो सकता है भाई पीछे से देख रहे हो 40 साल तक चलता है। 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। तीसरी क्या योग्यता है साहब? तीसरी योग्यता यह है कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ हाउस में नहीं होना चाहिए सर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए सर। अब सर लाभ का पद क्या है सर? ये तो पहला क्वेश्चन बन गया सर, लाभ का पद क्या है, किसे कहेंगे कि लाभ का पद है? अच्छा पहला एक और चीज समझ लीजिएगा, ये जो आपकी राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं ये हमारे संविधान के आर्टिकल 58 में इनका पूरा का पूरा वर्णन मिलता है। द एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है सर, द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन इन द आर्टिकल ऑफ 58। ठीक है, आर्टिकल 58 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे की, लाभ का पद क्या है सर? पहली चीज तो ये बता दें कि हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि लाभ का पद क्या क्या है, लेकिन बाद में इसको एक्सप्लेन किया गया। ये कहीं नहीं है कि कौन कौन सा लाभ का पद नहीं होगा, कौन कौन सा होगा, तो होने वाले को तो नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि ये लाभ के पद नहीं होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके अलावा जो बचे वाले होंगे वो सभी लाभ के पद में होंगे। जैसे पुलिस की नौकरी आप कर रहे हैं सर, सिपाही आप राष्ट्रपति के चुनाव कर रहे हैं, तो ये लाभ का पद नहीं आपका माना जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने बोला कि सर जो विधानसभा है, लिख नहीं रहे इसको समझ लीजिए, जो विधानसभा है मतलब कोई मंत्री होगा, कोई सांसद होगा, संसद का सदस्य होगा, कोई राष्ट्रपति के पद पर है और राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है, वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद में है और दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रपति का, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। कोई राज्यपाल है, वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आपको पता है वर्तमान में राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी, ये इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे और वहां पर रहते रहते इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जीत गए, बाद में इस्तीफा दे दिया। तो लाभ का पद नहीं था, तभी तो लड़ सके, वरना पहले इनको देना पड़ता इस्तीफा। वरना भी देखा होगा तुमने कि जो बिहार के डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा दे दिया, तो वो लाभ का पद है, आप वहां से लड़ नहीं सकते हैं। तो यहां पर प्रक्रिया वही है। अच्छा, ये जो कोई लाभ का पद नहीं होगा, इसका जो वर्णन है ना, इसका अलग से एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसका जो वर्णन है साहब, वो हमारे संविधान के अनुच्छेद सर आर्टिकल 59 में इसका दिया गया वर्णन। सर आर्टिकल 59 में इसका पूरा का पूरा एक वर्णन दे दिया गया कि सर कोई तो लाभ का पद में नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति को, उसका वहां पर दिया गया एक्सप्लेनेशन। एक तो ये योग्यता हो गई, चलिए ठीक है। अभी तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं ना, हम किसी जॉब में नहीं होंगे, खाली बैठे होंगे सर, ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, न्यूनतम एज 35 ईयर्स हो जाएगी सर, भारत के नागरिक तो है ही है सर, चुनाव लड़ेंगे, आप भी लड़ना, हम लड़ेंगे, सब लोग मिलकर लड़ेंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। फोर्थ क्या कंडीशन है साहब? चौथी कंडीशन ये है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तभी वो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यानी कि जो चौथी योग्यता है वो क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने की, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। सर ये अगर चारों कंडीशन फॉलो होंगी तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, अन्यथा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ये चारों कंडीशन फुलफिल करती है और क्या बताते हैं सर, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता। कहां पे वर्णन मिलता है सर, आर्टिकल 58 में। अच्छा,
अब जब हम योग्यताएं पढ़ लेंगे तो अगला मुद्दा क्या होता है सर, जब योग्यता हमने पढ़ ली तो सर हमें यह पता होना सर राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग ले रहा है सर। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। हम तो नहीं करते भैया, मतलब हम नहीं करते, मतलब आम मतदाता तो नहीं करता है ना। किसी को देखा आपने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हुए? नहीं देखा ना। तो फिर कौन करता है, कौन इलेक्ट करता है, इसको ये जानना बहुत जरूरी है। सांसद का चुनाव होता है, हम पार्टिसिपेट करते हैं। विधायक का चुनाव होता है, हम चुन के भेजते हैं। अब वो बात अलग है कैसे भी पहुंच जाते हैं वो लोग, अब यहाँ मांगने तो आते हैं सर वोट के समय, तो फिर हाथ जोड़ करके विनते करके पैरों में भी गिर जाएंगे, आपके चरण पकड़ लेंगे, सारे कर्तव्य कर लेते हैं। जीतने के बाद कोई पूछने तक नहीं आता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो अलग मुद्दा है। अभी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा इसकी लेता है। तो सर वो जो निर्वाचक मंडल है सर, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं करता है साहब, किसी को नहीं देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने जा रहा है सर, वोट करने जा रहा है। तो सर कौन कौन वोटिंग करता है जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगला जो हमारा मुद्दा है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसका मतलब क्या, इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, निर्वाचक मंडल। अच्छा, पहला कंडीशन साहब, बहुत सीधा सीधा पॉइंट की बात करते हैं सर। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहली चीज, संसद के निर्वाचित सदस्य, पॉइंट सुनिएगा बहुत क्लियर करके, संसद के निर्वाचित सदस्य। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यह है कि संसद के सभी सदस्य नहीं भाग लेंगे, केवल संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। संसद के सदस्य का मतलब क्या है सर, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनमें से केवल इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य ही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। अब सभी क्यों नहीं कर रहे हैं सर, अच्छा सभी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत किए हुए होते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। अब जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे रीजन समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। सर आप बताओ कि अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव पर खड़े हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं तो आप राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। अब 12 सदस्यों का मनोनयन कर दिया, अगली बार आप फिर चुनाव लड़ेंगे तो जब वोटिंग होगी तो जो 12 लोगों को जिसको आपने मनोनयन किया था, नॉमिनेट किया था, वो सर आपकी तरफ फेवर करके तो वोट डालेंगे क्योंकि आपने उनको बनाया है सांसद, उनको मनोनीत किया था। सर इसी प्रक्रिया से बचने के लिए संविधान बनाने वाले कितने स्मार्ट है, सोचिए जरा। उन्होंने पहले ही समझ लिया था और उन्होंने कहा कि सर लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होंगे ना वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये प्रक्रिया रख दी गई। इसी प्रकार लोकसभा में क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है तो वो भी फेवर करेंगे भाई राष्ट्रपति का, क्योंकि उन्होंने तो बनाया है उनको। तो ऐसी प्रक्रिया यहां पे रहेगी। जैसे दूसरा कंडीशन, अच्छा एक तो ये हो गया संसद के निर्वाचित सदस्य। तो क्वेश्चन क्योंकि बनता है कौन पार्टिसिपेट कर पड़ा होगा, संसद के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। अब आप टिक मार दिया लोकसभा, अरे सर सभी नहीं, निर्वाचित, इलेक्टेड। वर्ड पकड़िए सर, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड से ही क्वेश्चन बनता है। अगला, इसके बाद आपका कौन पार्टिसिपेट करता है, ये हो गया दूसरा जो पार्टिसिपेट करता है वो ये है कि सर विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। राज्यों में सर योगी जी सर आपके उत्तर प्रदेश के सीएम है सर, ये कहां बैठे हैं सर, विधानसभा के तो सदस्य आपके विधानसभा में तो बैठे हैं सर, आपके संचालन करा रहे हैं, उसका हेड कर रहे हैं पूरा। विधानसभा विधान परिषद होती है, कहां होती है, राज्यों में होती है। तो सर उसी प्रकार आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहां भी सर इलेक्टेड मेंबर ये सर निर्वाचित सदस्य, ठीक है। यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या करते हैं सर, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं सर। राज्य की जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके इलेक्टेड मेंबर भी क्या करते हैं सर, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब सर ये बताओ कि सर यहां पे सर टोटल क्यों नहीं बोला, सब नहीं बोला, कहना विधानसभा में सब निर्वाचित होंगी। राज्यों में एक व्यक्ति होता है जो मनोनयन किया जाता है, जिसका जो आंग भारतीय है। अच्छा वो कौन करता है, वो राज्यपाल करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन दिक्कत इस चीज की है कि सर राज्यपाल का जो सर व्यवस्था है, कौन सा पद दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। किसके प्रति जिम्मेदार है राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है वो।
और अगर राज्यपाल किसी का मनोनयन करेगा तो वो व्यक्ति राज्यपाल के रूप में होगा। जैसे कहते हैं नहीं, ए डिपेंड ऑन बी और बी डिपेंड ऑन ए, सी डिपेंड ऑन बी, इसका मतलब ये भी तो इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड है। तो जो राज्यसभा के द्वारा मनोनीत किया जाएगा वो आपका राज्यपाल के प्रति क्या होगा, जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इनडायरेक्ट रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति भी तो जिम्मेदार हो गया। तो कहीं ऐसी कोई पूर्ण व्यवस्था हो जाए या दिक्कत हो आगे चल करके वो राष्ट्रपति को फेवर करे वोटिंग में, तो वहां भी क्या कर दिया गया, विधानसभा को हटा दिया गया। ये दोनों सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन 1992 में 1992 में 70वां संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद एक व्यवस्था और जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया, कहा गया कि दिल्ली और पुडुचेरी किस और जो विधानसभा होगी, पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। ये कब किया गया सर, याद रखिएगा इसको, ये आपका 70वां संविधान संशोधन कब किया गया साहब, ये किया गया है सर 1992 में 70वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए जोड़ दिया गया। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है साहब, राष्ट्रपति के चुनाव में सर संसद के निर्वाचित सदस्य, दूसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। दिल्ली के सर सीएम कौन है, केजरीवाल जी, वहां के विधानसभा के सदस्य भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई हमको। अब हमने क्या पढ़ लिया सर, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये लोग वोटिंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है ना सर, वो इनडायरेक्ट रूप से हो रहा है। राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है वो अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है। आपका जो ये क्या है सर, अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कैसे है साहब, इसलिए है क्योंकि जो ये सांसद है सर, संसद के, इनको कौन चुन के भेज रहा है सर, हम भेज रहे हैं, मतलब हम सब लोग भेज रहे हैं, जो भी मतदाता हैं। विधानसभा के विधायकों कौन भेज रहा है, हम लोग चुन के भेज रहे हैं। विधायक और सांसद किसको चुन रहे हैं, राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो हमारे तो प्रतिनिधि चुन रहे हैं उनको, जिनको हमने चुनकर भेजा वो उनको चुन रहे हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है सर अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। किसका, राष्ट्रपति का। यह मुद्दा अलग है कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट रूप से क्यों किया जाता है, इस पर डिस्कशन हम कर लेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्यों किया जाता है, रीजन जरूर बताइएगा राष्ट्रपति के चुनाव में कि इनडायरेक्ट क्यों किया जाता है, कारण क्या है। तो ये हमने बेसिक समझ लिया। अच्छा, आई थिंक ये सारी चीजें आपके दिमाग में धीरे धीरे घुसने लगी होंगी, थोड़ा थोड़ा। अब दिमाग को खोलिए दिमाग को, चलाइए उसको, दिमाग को। क्योंकि आप जब कोई मूवी देखते हो तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, सीरीज देखते हो बड़ा इंटरेस्ट आता है। वेब सीरीज आजकल तो ऐसी मार्केट है वेब सीरीज की लोग 10-10 घंटे जुटे रहते हैं, कोई बोरिंग नहीं होती है सर। इसमें भी इंटरेस्ट जनरेट करिए सर, पैदा करिए इंटरेस्ट, डालिए अपना एफर्ट डालिए, और सर एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपका दिल लग जाएगा इसमें। और इससे अगर एक बार दिल लगी हो गई ना साहब, तो फिर दुनिया की सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, सब बेवफाई में आपको नजर आएगी, केवल यही आपको सच्चा प्यार समझ में आएगा। तो प्यार इससे करिए, इससे अफेक्शन करिए। इन्फेचुएट होना है तो इससे होइए सर, बाकी तो दुनिया की सारी चीजें, नॉलेज बढ़ाइए अपनी, ठीक है। अच्छा, इसके आगे थोड़ी सी एक चीज और बात करेंगे, फिर यही से हम अपना वीडियो एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति की बची हुई सारी चीजों को हम कवर अप करते हुए चलेंगे। मैंने कहा था 2 वीडियो लगभग लग जाएंगे एक टॉपिक को कवर करने में। अच्छा, करने को मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन लॉन्ग पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस पर हम यहाँ पे डिस्कस, यहाँ पे भी हम अगला छोटा सा टॉपिक और इसी के आगे ले लेते हैं, राष्ट्रपति के बारे में, और चीजों को कवर कर लेते हैं। देखिए, वही सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं जो आपको क्लासरूम में मिलती हैं, जो आप पैसे लेकर के खरीद रहे हैं। तो भैया मजा करिए, और हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप जो कहोगे उस पर बात करेंगे, आप कमेंट करिए, हम उनका रिस्पॉन्स देंगे, पढ़ेंगे। तो कमेंट आप जब करेंगे तभी पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। अच्छा, हर चीज चाहने वाली तो नहीं मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप जो चाहेंगे वो प्रयास किया जाएगा जहां तक हो सकेगा, ठीक है ना। बोरिंग महसूस नहीं होती, रात के 12 बजे फोन शुरू करते हैं आप लोग, 4 बजे तक सुबह चलता रहता है, तब कोई बोरिंग नहीं महसूस होती हो। क्यों? क्योंकि वहां से भावनाएं कनेक्ट हो रही सर, इमोशंस आ रहे हैं। यहां भी इमोशन लगाइए, अपने इमोशन जनरेट कर ले जाएंगे साहब, मजा आ जाएगा। अच्छा, अब हमने देखा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव था, उस चुनाव में सर कौन पार्टिसिपेट कर रहा था ये देख लिया था। तो होता कैसे है,
ये भी समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे यहां सर संविधान में कोटा पद्धति अपनाई गई है। कोटा पद्धति क्या है? कोटा पद्धति हम जरा समझ लेते हैं। कोटा सिस्टम क्या कहता है? जितने भी वोट पड़ेंगे टोटल, विधायक सांसद सब मिला के, कहता है कुल वैध मत, कुल वैध मत बटे 2+1, जितने भी वोट पड़े होंगे उनका टोटल कुल वैध मत बटे 2+1, यही तो है 50% +1। ये आपका कहलाता है कोटा पद्धति। जिसके पास इतने वोट आएंगे वही जीतेगा। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, समझिएगा, लेकिन बहुत मतलब की बात है। कुल वैध मत, हमने कहा सर 100 वोटिंग हुई सर। सांसद का चुनाव तो यही होता है ना, 3 लोग सांसदी के चुनाव में खड़े हुए, एक को साहब 40 वोट मिला, एक को 30 वोट मिला, एक को 20 वोट मिला, 40 वोट वाला जीत गया आराम से, तो सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति में वही चुनाव जीतेगा जिसके पास 51 वोट होंगे। ये है इसका मतलब, 50% +1 वही जीतेगा। और अगर पहली बार में किसी को नहीं मिले तो दूसरे बार की काउंटिंग होगी, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। अच्छा, तो पहली चीज तो मुझे समझ में आ गया कि कोटा पद्धति से हमारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दूसरा जो काउंटिंग में प्रयोग किया जाता है, अक्सर क्वेश्चन एक बहुत आएगा, मैं सीट भी सॉल्व कराऊंगा तो वहां मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन ये आता है, राष्ट्रपति से रिलेटेड ही है आपका, पूछेगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, और नीचे ऑप्शन पड़े होंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपका प्रयोग किया जाता है समानुपातिक, ये चुनाव प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, IMP डाल लीजिए आप, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस पद्धति से होता है, किस प्रणाली से होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। इसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। दूसरा क्या है, इसी के साथ में एकल संक्रमणी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणी मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये सब क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग किए जाने वाली पद्धतियां हैं। तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, या ये पढ़ा होगा। अब क्या डाला जाता है ऑप्शन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है। अक्सर आपका ये मिल जाता है एकल संक्रमणी पद्धति प्रणाली का चुनाव किसके लिए किया जाता है, नीचे ऑप्शन पड़े होंगे, में एक राष्ट्रपति भी हो सकता है। या ये पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, तो ये डाल दिया जाएगा, ये भी हो सकता है। इसको भी हम आगे देख लेंगे कि क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। तो आप इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपको रटे रहना है कि सर आपसे पूछे कोई राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, आपका एकल संक्रमणी मत प्रणाली से होता है। ये क्या है, हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। हमने यहां पर आपकी बात की है आज राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन को लेकर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर के, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कैसे हो रहा है इलेक्शन। अगले वीडियो से हम ये लोग इसके आगे का प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है अगर वो आपका पद का दुरुपयोग करता है, और उसकी शक्तियां जो हैं और उसके जो पावर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी में हम लोग उन सभी को 1952 से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के अभी तक रामनाथ कोविंद जी तक जितने भी राष्ट्रपति आए हैं उन सभी के बारे में 1 बाय 1 चार्ट के रूप में पढ़ेंगे, और उनके दौरान किए गए जो महत्वपूर्ण, जैसे हमने कहा क्वेश्चन आपातकाल किसके दौरान लागू किया गया है, अब आपको पता होना चाहिए कौन सा राष्ट्रपति था। पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा राष्ट्रपति है। आई थिंक आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीजें तो क्लियर ही हो चुकी होंगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बस एक काम करिएगा, आपसे बस इतनी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। जब इस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो फिर स्वाभाविक सी बात है एक्सेस बढ़ती जाएगी, उससे हमारा भी फायदा होगा और पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। इतना आप करते जाइएगा, मैंने जो बोला है वो मैं पूरा करूंगा। टॉपिक खत्म होने के बाद आपको मैं क्वेश्चंस खुद सॉल्व कराऊंगा, कम से कम 50 क्वेश्चंस, और उसके बाद उसकी पीडीएफ भी लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके फिर बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मैं आपको काम करूंगा, और इसके बाद ये पूरा टॉपिक लेते हुए पॉलिटी को पूरा मैं खत्म करूंगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही, जो टॉपिक आपको उसके बाद पढ़ने मैंने पूरा खत्म कर लिया, आपके कमेंट के आधार पर पॉलिटी का ये टॉपिक छूट गया, भाई जी आप इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, मैं उसके बारे में भी बनाऊंगा। आप जो कहोगे लास्ट में टॉपिक के बाद उस पर भी वीडियो बनाकर दूंगा।
बस आप लगे रहिए, पढ़ाई करिए मस्ती के साथ। 2021 में सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन लीजिए और जॉब करिए जाकर के। जहां पर भी आपका उद्देश्य है, लक्ष्य, उसको हासिल करो। बस यही आप ध्यान रखिएगा, साहस और जज्बे के साथ लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।